चरित्र इम्प्रूव करना होगा, तभी जाके देश में इस तरह की घटनाओं पे हम अंकुश लगा पाएंगे। अगला सवाल हिम्मत सेवनी वार्ड नंबर 11 तारानगर का नौजवान करना चाहता है आपसे। हिम्मत सेवनी तारानगर। नमस्कार सर, हाल ही में मैंने 12वीं क्लास पास करी है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके बारे में आपका क्या विजन है? देखिए, हमारा जो युवा है वो युवा रोजगार को मानता है सरकारी नौकरी। सरकार की नौकरी देने की क्षमता सीमित है, और हमारे यहाँ जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि है, आपने कहा आपने अभी 12वीं की है, बहुत से लोगों ने बीएड एमएड की जिन्होंने मेरे से पहले सवाल किया। हमारे यहाँ डिग्री करके रोजगार के बाजार में जिस स्पीड से युवा आ रहा है, उस स्पीड से कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकती। अगर हमारे को आगे बढ़ना है तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि रोजगार हम मांगे नहीं, हम रोजगार देने वाले बने, हम व्यापार अपना बनाएं, आगे बढ़ें और देश को आगे लेके जाएं। और ये काम करने के लिए आपको खाली डिग्री के ज्ञान से काम चलेगा नहीं। जैसे मैंने पूर्व के सवाल में बताया था कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड था कि आप हारते हो, आप वापस खेलते हो जीतने के लिए। आप में एक दिमाग में इस तरह की सोच आ जाती है कि हार के बैठूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। अगर ऐसी सोच रखे हमारे देश का युवा कि मेरे को आगे बढ़ना है और खुद के दम पे आगे बढ़ना है, सरकार की सरकारी नौकरी की बैसाखियों पे आगे नहीं बढ़ना, तो हमारा देश बदल सकता है। पूरी दुनिया में जितने भी आज विकसित देश है, वहां पे जो उनका एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो सिंगल डिजिट में है, लेस देन सिंगल, मतलब आप देखो 4%, 5%, 6%, इतनी नौकरियां टोटल नौकरियों की सरकार की तरफ से आ रही है। और हमारे यहाँ पे आज 35 साल की उम्र तक तो युवा कोशिश करता रहता है कि कैसे भी मेरे को सरकारी नौकरी मिले, और जब उसको लगता है कि मेरी एज पूरी हो गई है, अब मैं सरकारी नौकरी पे क्वालिफाई आगे एग्जाम देने के लायक बचा नहीं हूँ, तब वो कुछ और करने की सोचता है। तब तक उसकी जो बोलते हैं ना फायर इन द बैली, एनर्जी, ऊर्जा आगे कुछ करने की, बढ़ने की, वो ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है। तो इसलिए आप सही टाइम पे, आपने अभी 12वीं पास की है, आप आगे अपना कॉलेज कीजिए, और उसके बाद में कॉलेज करते करते मन में ये विचार लाइए कि मैं यहाँ तारानगर में रह के ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं खुद तो अपना जो स्वरोजगार पाऊं ही, और उसके साथ साथ आगे औरों को भी रोजगार दे सकूं। अगला सवाल हमारे युवा किशोर कुमार हिमता का रहेगा। आप एमएससी बीएड हैं, हिमता तारानगर वार्ड नंबर 20। माननीय पराक्रम सिंह जी राठौड़, सम्मानित मंच को मेरा नमस्कार। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप युवा संवाद के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा जो आज के इस कार्यक्रम में आने का मुख्य कारण था वो ये था कि मैं बोलूं कम। आज तो क्या एकदम से मेरा इंटरव्यू टाइप चालू हो गया यहाँ आने के बाद में। मेरे को बोलना कम और सुनना ज्यादा था। मैं यहाँ पे संवाद जो होता है वो एक तरफा नहीं होता, संवाद होता है दोनों तरफ से। मैं आपसे, आप जो यहाँ मेरे युवा साथी बैठे हैं, मैं ये चाहूंगा कि एक बार आपका जो सवालों का सिलसिला अगर खत्म हो गया हो तो उसके बाद में आप क्या चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से, खुद के परिवार से, आपके समाज से, आपके यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनसे, राजस्थान की सरकार से, भारत की सरकार से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। तो कुछ आपके दिमाग को समझ के मैं मेरी कार्यशैली में इस तरह का बदलाव लाऊं कि मैं यहाँ पे ब्रॉडली जो बात समझ के जाऊं उस तरफ आगे बढ़ सकूं। अगला सवाल आईना तारानगर का रहेगा। आईना। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर केंद्र सरकार ने हर युवाओं का सपना साकार किया। मेरा प्रश्न, धारा 370 क्या थी और इसे हटाने से क्या फायदा होगा? देखिए, धारा 370 लगी जब
मेरे को पूरा वर्ष तो ध्यान नहीं, आई थिंक 1949 में लगी थी। तो उस समय की सरकार ने एक ये आर्टिकल लाए थे और ये आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत की संसद से बने हुए कानून है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जम्मू कश्मीर पे ना लागू हो। इसके पीछे क्या कारण रहे वो मेरी समझ से परे है। जब धारा 370 लगी हुई थी तब भारत सरकार जो भी पैसा कश्मीर में भेजती थी उस पैसे की कोई ऑडिट भारत सरकार नहीं कर सकती थी कि हमारा ये जो पैसा हमने जिस स्कीम के तहत भेजा है उस स्कीम के तहत लगा है कि नहीं लगा है। धारा 370 जब लगी हुई थी, धारा 370 जब लगी हुई थी तब आप सब ने सुना होगा कि अलगाववाद कश्मीर के अंदर किस तरह से पनप रहा था। धारा 370 जब लगी हुई थी तब आतंकवादी एक्टिविटी खाली कश्मीर नहीं, कश्मीर तो उनका इंक्यूबेशन सेंटर था, पूरे भारत में किस तरह से की जा रही थी। और धारा 370 हटने के बाद में दिन रात का परिवर्तन। आज आप ये देख सकते हो कि जिन कश्मीरी पंडितों को मार के उनकी जान बचाने के लिए कईयों को तो वहीं खत्म कर दिया गया, परिवार के परिवार, और कई जो अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़ के भारत के अन्य हिस्सों में खाना बदोशी की जिंदगी जी रहे थे, आज वो वापस अपने गांव, अपने घर लौट रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, जहां पे पहले कोई भी जाने से डरता था, आज कश्मीर में टूरिज्म पनप रहा है। आज उस कश्मीर की इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो अलगाववाद वहां पनप रहा था वो अलगाववाद खत्म होता जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि जो चीज लागू होने के 1949 में लागू हुई, अभी इन्होंने फोन पे दिखाया मेरे को, तो लागू होने के कोई 2-5 साल बाद हट जानी चाहिए थी। मेरे को तो लागू करने की इसका औचित्य ही समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसका जीवन 2-4-5 साल होना चाहिए था उसको इतना लंबा इन्होंने लेके चले। और ये तो आज के आधुनिक युग के लौह पुरुष हमारे अमित शाह जी थे जिन्होंने भारत को 370 की, कश्मीर को 370 की जंजीरों से आजाद कराया। मेरे को याद आ रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा दिया था कि देश में 2 प्रधान, धारा 370 रहते शुरुआत में तो कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होता था, तो एक तो भारत का प्रधानमंत्री, एक कश्मीर का प्रधानमंत्री, कि 2 प्रधान, 2 संविधान, भारत का संविधान अलग और कश्मीर का संविधान अलग, 2 संविधान और 2 निशान। हमारे देश का झंडा तिरंगा, उनके वहां का झंडा अलग। ये 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं हो सकते, इस नारे के साथ आगे गए थे और उनकी शहादत कश्मीर में हुई थी। मैं ये मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी फैसला था माननीय अमित शाह जी का, भाजपा सरकार का, और इसका जो असर है वो आज ही हमको दिख रहा है। और आने वाले समय में कई दशकों बाद जब ये देखा जाएगा कि भारत के अंदर सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस मेड इन लास्ट 1 सेंचुरी, तो उसके अंदर ये फैसला आएगा कि आर्टिकल 370 रिमूव्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता राहुल भाटी सावा का रहेगा। राहुल भाटी सावा। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपसे सीधा संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। महोदय, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रगतिशील और देश की मुख्य हिस्सा वहाँ की विराजमान युवा शक्ति होती है। उसी प्रकार आगामी चुनाव में युवाओं की क्या भूमिकाएं रहने वाली है और आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, अभी हम सब ने देखा कि एक भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी को लेके एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनी और उस पार्टी ने कितना बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया। और एक उस आंदोलन की बदौलत मैं ये मानता हूं कि पेपर लीक के अंदर
धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई गलती नहीं थी। ये वो प्रेशर था जो भारत का युवा, जिसको जेनजी बोल रहे हैं हम, उसका प्रेशर था कि भारत के एचआरडी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। और ये मोदी गवर्नमेंट का इस तरह के प्रेशर में ला के लिया हुआ पहला रेजिग्नेशन है। तो आप हमारे युवाओं की शक्ति का तो अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और दूसरा, आने वाले चुनावों में चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर उनको आगे बढ़ना है और चुनाव जीतना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, और भागीदारी होती है टिकट से, मौका देने से, तो ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जो है वो मेरे को युवाओं की लगती है। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है युवा संवाद, हालांकि ये अपन किसी कॉलेज में रखते तो ज्यादा अच्छा होता कि युवा भी हैं यहाँ पे, लेकिन जितने युवा हैं उतने हमारे हम उम्र साथी भी विराजे हुए हैं। तो युवाओं के बीच में संवाद करने में चल के आया हूं, तो वो अपने आप में ये बताता है कि युवाओं में क्या शक्ति है। और ये संवाद जो मेरा मन था वो मैंने पहले बता दिया कि मैं खुद अपनी तरफ से बोलने नहीं, इनकी सुनने आया हूं, ताकि समझ सकूं कि आज तारानगर का युवा जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं मेरे अंदर ऐसे चेंजेस जो जरूरत है इन युवाओं से अलाइंड होने के लिए, वो क्या चेंजेस लाऊं ताकि मैं इनसे अलाइंड हो सकूं। अंतिम सवाल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया न करे तो सवाल पूरा नहीं हो सकता। और ये सवाल रहेगा किशोर शर्मा, मीडिया 4x4 की तरफ से। किशोर शर्मा। पराक्रम जी राम राम। मेरो सवाल अपनी भाषाओं रिलेटेड है। अपना राजस्थान का माननीय राज्यपाल जी एक आदेश दियो सिस्टम ने कि भाई राजस्थान वासियों ने थे मराठी सिखाओ। तो अपन नेता है जिका में बड़ो सम्मान देवा, वे कभी आवाज को नहीं उठावे सिस्टम ने, भाई आगे कभी संविधान बैठे विधानसभा के मायने आवाज को नहीं उठावे कि भाई राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले। तो इशू के मतलब कारण है ना क्यों आगे आपकी भाषा ने मान्यता दिलवा रहे सिखा रहे है, तो आपने क्या दिक्कत है? देखो, भाषा जकी है वह कम्युनिकेशन को एक माध्यम है। अपनी जकी भाषा है वह अपनी पहचान भी है। आप जो को कह रहे हो कि राजस्थान का नेता राजस्थानी जकी आज बोली के रूप में कैटेगराइज्ड है, वह भाषा के रूप में आवे भी वास्ते आवाज को नहीं उठावे, तो आप न मैं कहूँ कि थोड़ो सो कठिन कटा बात सही को नहीं। निरंतरता हूँ राजस्थान विधानसभा में अलग अलग समय पर मांग उठती रही है, और ये मांग ने जको भी सदस्य उठाए हुए बिना पुरजोर समर्थन मिलियो है कि आपने राजस्थानी देखी बोली है, ये बोलियों भाषा में तब्दील की जावे। दूसरो जो गवर्नर साहब की देखो कहना हो कि मराठी सिखाई जावे, तो मैं इन्हें गलत को नहीं मानू। आपनो जो भारत है, इन भारत में अलग अलग भाषा है। अगर वो एक बच्चा की लर्निंग एज हो गए बाय एज 5 साल लेके 12-13 साल को अगर बच्चों है ना बिना आप जितनी चाहो, ऐसा भी बच्चा है जगह 9-9, 10-10 भाषा एक साथ सीख है जाने है। मेरो बेटो है ना जगह 7 साल को, तो बिंग है कई सा दोस्त है जगह की कोई की पिता तो है भारतीय, माँ है कोलंबियन, कोई की माँ है फ्रेंच। तो बे जगह बच्चा अरबांगा घर के अंदर नौकरानी है नेपाली, तो बे जगह बच्चा है बे हिंदी बोला है, इंग्लिश बोला है, कोलंबिया में स्पेनिश बोली जावे स्पेनिश बोला है और नेपाली बोला है। मेरो जो बेटो है वो नेपाली समझा बोला है, हिंदी समझा बोला है, अंग्रेजी समझा बोला है और अपनी मारवाड़ी समझा बोला है। तो एक आज जखी सीखण की उम्र है, इनमें तो जितनी ज्यादा भाषा सिखाई जाओ बितनी बढ़िया। और आज आपनो जो भारत है बिंगी तो जकी पहचान है, बिंगी जकी सुंदरता है भाई है कि अठे बोले ना हर कोस कोस पर बोली बदली जावे, भाषा बदली जावे। तो अगर आप जानागा नहीं भी भाषा ने ज्ञान नहीं लेंगा तो कठिन कठिन मैं मानू कि आप भारत ने समझण में गलती कर रहे हैं। तो वो गवर्नर साहब को जो कहना मराठी सीखी जावे भी पर मैंने आपत्ति बिल्कुल को नहीं। आपकी देखिए आप बात है कि राजस्थानी ने भाषा के ऊपर मान्यता दी जावे, इनकी मांग राजनेता उठावे को नहीं, तो इसी बात को नहीं उठावे। यस आ मांग पूरी को नहीं हुई बिना मैं मानू, तो इन पर आप सब मिलकर प्रयास करांगा। देखो सर, अभी वर्तमान में अनशन भी चाल रही राजस्थान विश्वविद्यालय में,
पहले भी बहुत बड़ा बड़ा लोग है जिनका आवाज उठाता रहे। मैं मेरो सवाल वो है कि सिस्टम में थारो आनो जानो है थे माने पूछ के बता दो कि कब तक वो सिस्टम बैठ जाएगा भाषा, क्योंकि मैं देसी पत्रकार और मैं चाहवा मारो जी करे कि मैं मारली भाषा में मतलब संवाद करा हम लोग खात। देखो आप आपकी भाषा देखी है और अपनी देखी भाषा भी मैं संवाद करो, आपने कोई को नहीं रोक रहे हो। ये तो सिर्फ एक कागजी आपने बोले ना खुद को मेंटल सेटिस्फेक्शन है, एक पेपर ऑर्डर है। बाकी तो आप जाना है कि आपने यहाँ बोली की भाषा क्यों के फर्क पड़ा है। आप तो आपको जो को मन है भी मनु अपनी जगह राजस्थानी है ये मैं बात करता रहो। और जको आप टाइमलाइन की बात कर रहे हो तो टाइमलाइन तो डिफाइंड को नहीं, लेकिन बहुत जल्द प्रयास करांगा कि बहुत जल्द मांग आपकी पूरी हो। सर आज के सवाल यहीं खत्म होते हैं, आगे कोई आप युवाओं को संदेश देना चाहे तो। मैं बिल्कुल युवाओं बात करना चाह रहे हो, मैं कुछ पॉइंटर्स भी बना के ले आयो और मैं सारों पहला क्योंकि अठे बैठ के इतनी सारी बातचीत हुई तो मैं एक छोटी सी मेरे पिताजी की लाइफ स्टोरी आप लोगों ने शेयर करनी चाहूँ। आज का अठे युवा बैठे है बन है क्योंकि मैंने यहाँ लगा है कि आप बहुत प्रेरणादायक है। मेरे पिताजी छात्र जीवन में राजनीति में आ गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया। बिंग बाद में 1985 के अंदर पहलो चुनाव चूरू लड़न आया। वो चुनाव लड़े हुए जनता पार्टी के सिंबल पर और वो चुनाव हार गया। वो चुनाव हारा छोटा सा मार्जिन हो, 2,500-3 हजार वोटां का मार्जिन हो। हारना के 2-3 दिन बाद सुनो भाई आप आपस में बात मत करो, मैं बड़ा मन हूँ या मेरे पिताजी के जीवन की एक स्टोरी जक्यों मैं प्रेरणा ले और मैं चाहूंगा कि अठे बैठे हर आदमी बातों प्रेरणा ले। चुनाव हारना के 2-3 दिन बाद होली ही मैं जकी बात कही ना कि हार के वापस खड़े होना। देखो हार तो कोई मान लो हर बार जीता कोई बात को नहीं, हारे इंसान, लेकिन जको बोला ना चैंपियन और जको बोला हिम्मत आड़ो वो वही होवे जको हार के बाद में खड़े हो कितनी मजबूती होवे। तो मैं आपने मेरे पिताजी की बात बता रहे हो 1985 में पहलो चुनाव हारा, हारना गए 2 दिन बाद होली ही और वे चूरू में होली खेली। आदमी हारना के बाद में दुख मनावे कि हार गया लोगों लुके वे बोला कोई बात नहीं, आज चूरू की जनता जकी मैंने नकारो मैंने आपको मत को नहीं दियो बहुमत को नहीं दियो तो मैं अठे रह के आऊंगो मन जीतूंगो और बैठा होली खेली। 20 दिनों में शुरुआत करी। चूरू में रहने की कोई जगह को नहीं तो बैठा एक राम मंदिर हो, राम मंदिर में धर्मशाला ही भी धर्मशाला के एक कमरा में रहता। और जिया आप कई बार देखा प्रचारक हो वह संघ का भी यहाँ लोगों ने कहे ना कि आज थारे भोजन करना आवांगा, आज थारे भोजन करना आवांगा। इन हिसाबों लोगों संपर्क करता और बांगे घरे जाके भोजन करता। एक जीप रखता खुद की भी जीप ने लेके गांव में लेके जाता। जीप में एक दरी होती जकीबा खुद दरी बिछाता। आपकी गाड़ियों दरी लेके और सामने दरी बिछा दी कोई को नहीं और बैठा जीप के ऊपर एक स्पीकर यहाँ लागेड़ो तो माइक को बैठा भाषण देना शुरू करता। गांव में 2 आदमी आके बैठे हैं, 5 आदमी आके बैठे हैं, बाने आपकी पूरी बात कहनो यहाँ करके हारना के बाद में घरे नहीं बैठ के, हारना के बाद में आसान रस्तों नहीं अपना के मेहनत और संघर्ष को रस्तों अपनायो। और कई बार मैंने भी बताया है कि यहाँ होतो की रात ने कोई गांव आ रहा हाँ आता टाइम अब तो हर गांव पर आपकी कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी भी टाइम में कोई भी गांव में रोड को नहीं जाती। आपकी एक ट्रंक रोड होती भी गांव में अगर अंदर जाना है तो कच्चा रास्ता होता। कच्चा रास्ता में गाड़ी फंस गई तो कोई काटे नहीं हो नहीं, पूरी रात भी गाड़ी में बैठे ही रहो। सुबह जब कोई लोग खेत जाता टाइम आवेगा तो बेधक्को देके गाड़ी काटेगा। यहाँ कई रात काट के एक एक इंसान हो आपको दिल को रिश्तों बना के। और चूरू जैसी विधानसभा जटे जातीय समीकरण अगेंस्ट है, मुस्लिम जाट एंड एससी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भी 6 बार जीत्या लगातार। तो वो बाकी मेहनत को है तो वो मैं अपने युवाओं ने वो कहना चाहूँ कि अगर आप ठान लो कि मन्ना वो करनो है तो आपने कदे कोई को नहीं हरास के।
जी हाँ, कि 1985 में मेरा पिताजी ठाणे हो और फिर 1990 को चुनाव आयो, तो भी चुनाव में 25,000 वोट मिलिया हमीदा बेगम ने और कोई 51,000 वोट मिलिया पापा ने। जितना वोट हमीदा बेगम ने मिलिया भी ज्यादा वोटाओं भी ना रहो, तो बाकी मेहनत को और बाकी हिम्मत को है। दूसरी चीज एक और बताना चाहूँ आपने मेरे पिताजी के बारे में ही, 1990 में वे विधायक बनया, बिंगा बाद में जब भी कदे विधानसभा को सेशन लाग्यो तो एक भी सेशन हिस्सों को नहीं हो जगह में बे पहुंचा नहीं हो गए। और करीब 1994-95 के बाद को तो हिस्सों एक भी दिन को नहीं कि विधानसभा को सेशन आहूत होड़ो है, और वे विधानसभा में बढ़निया पहला इंसान और विधानसभा निकलनी आखिरी इंसान नहीं होया हुआ। और बहुत बार आप वो देखे होगा कि कई बार विधानसभा में लोकसभा में गतिरोध हो जावे, विधानसभा की कार्रवाई को नहीं चाले, वो हल्लो हो रही होवे, लेकिन विधानसभा में हर दिन को एक बिजनेस आवे, बिना बिजनेस बोले मतलब शेड्यूल आवे कि आज के दिन ये विधानसभा में के मुद्दा पर बहस होगी। और लगातार पिछला 6 दिनों विधानसभा में गतिरोध चल रहे हैं, फिर भी वे हर दिन इन हिसाबों तैयारी करता कि जाने काल बाने भी सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है। तो एक बार मैं पापा ने पूछो कि पापा आप जत्था है विधानसभा में गतिरोध है तो इतो क्यों मतलब रात ने 11, 12, 1 बजे तक पढ़ाई करनो, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के उजू पढ़ाई करनो। तो बे मैंने एक चीज बोलिया कि बेटा वो गतिरोध की वक्त टूट जाए ठाक होने, तो मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहूँ हूँ। मेरी मेहनत जैसी आज मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे ज्ञानवर्धन कर रही है, जाया को नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं उम्मीद करूँ कि भाई गतिरोध टूटा को भी बाद में तैयारी करूंगा तो कोई 100 दिन होगा जका दिन मैं अनप्रिपेयर्ड पकड़ो जाऊंगा, और वो मैं चाहूंगा नहीं कि कदे भी मैं अनप्रिपेयर्ड रहूं। तो ये वास्ते मैं प्रिपेयर होके आगे बढ़ना चाहूँ। और एक कहानी मैं जगह मेरा पॉइंट लिख के लायो, यूं ही रिलेटेड एक कहानी है, देखिए आपने बताना चाहूँ। कमिटमेंट ये देखिए आपने मैं बात बताई मेरे पिताजी के बारे में, आबा है कि आदमी आपके खुद के काम वास्ते कितो पैशनेट है, कितो कमिटेड है। भी यही कमिटमेंट की बात बताना चाहूँ। 17 दिसंबर 2006 के अंदर कर्नाटक और दिल्ली को रणजी मैच चालू रहे। भी मैच के दौरान विराट कोहली ना खबर लगी कि बिना पिताजी को स्वर्गवास हो गया, वो फिर भी बैठे मजबूतियों खड़े हो रहे हो और खेलो और आपकी टीम ने जितायो। तो आज अपन 2026 में बैठ के बात करा कि विराट कोहली इतो बड़ो स्टार है, इतनी बिना एंडोर्समेंट मिल रहा, इतनी कमाई है, इतो आगे बढ़ेड़ो है, वही वास्ते है कि बिंगो समर्पण है आपका काम का वास्ते। यही इसी बात आपने मैं बताना चाहूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बा वास्ते कहो जावे कि भाई बचपन में ही घर छोड़ दियो, स्वयंसेवक बन गया, प्रचारक जीवन अपना लियो, बांगो जो लगाव जुड़ा वो आपकी माता जी हो, और बांगी माता जी को स्वर्गवास हो गयो 30 दिसंबर 2022 में। दुनिया ने खबर लागती कि मोदी जी की माता जी को स्वर्गवास हो गए, भी पहला गुजरात जाके और बांगा जगह लास्ट रिचुअल्स होवे ना, जगह ना आपा बोला दाग देनो और देनो, वो सब करके और वापस आपको जो ऑफिस हो वो ज्वाइन करके काम चालू कर दियो। नहीं यहाँ हो कि भाई देश के प्रधानमंत्री की माता जी को स्वर्गवास है, पूरा देश लोग कंडोलेंस पे करने जाता और जाता, बड़ा बड़ा जगह मंत्री अधिकारी है बे ही काम में लागता, तो देश को नुकसान हो, तो देश रुक, तो देश पिछड़, तो भी आदमी की इतनी बड़ी सोच है कि वो भी चीज ने समझ तो आया और दुनिया का खबर पहुंची भी पहला वापस सारू काम करके आपके ऑफिस में आके बैठ गया। यही एक आपने मैं बताना चाहूँ, अरुणिमा सिन्हा करके एक वॉलीबॉल की प्लेयर ही ट्रेन में जा रही, तो ट्रेन में कुछ बदमाश भी ने धक्को दे दियो, धक्को देनो ट्रेन गिर साइडू आटी, दूसरी ट्रेन बिंगो पग के ऊपर चली गई, एक पग कट गयो बिंगो। और बाद जब हॉस्पिटल में ही तो बिना वो बोलो कि भाई अब तेरी सारी जिंदगी व्हील चेयर पर बीतेगी, बन भी हॉस्पिटल में रहता रहता फैसलो करो कि मन ने माउंट एवरेस्ट चढ़नो है, और बाप बैठे हॉस्पिटल हो, एक जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वास्ते कोचिंग चाहिए हुआ है, तो एक कोच ने फोन करो कि भाई मैं यहाँ हूँ हॉस्पिटल में हूँ, मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़नो है।
तो वो कोच बोलियो तो ना माउंट एवरेस्ट चढ़नो को नहीं, तू माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तू आज अभी हॉस्पिटल में है, तेरो एक पग कट्यो है और तू तेरे अंदर वो जज्बो ले आई कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़नो है। इस जज्बा ने सलाम और 2 साल के अंदर भी हादसा गए बा माउंट एवरेस्ट चढ़ी और बिंग बाद में पूरी दुनिया की जबकि 7 सारों कठिन इसी चोटियां है बा 7 चोटियां पर चढ़ने वाली पहली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बा 7 चोटियां ने कॉन्कर करने वाली पहली महिला। अरे इससे ही ज्यादा दूर को नहीं जावा आपने अठेगा जका लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी बे भी 10 साल की उम्र में करंट लागणो हाथ बांगो हाथ काटनो पड़ो जल गयो। बिंग बाद में बे हो सकता है कि भाई मैं तो अब हैंडीकैप हो गयो, अपंग हो गयो, दिव्यांग हो गयो, अब मन तो घर वाला ही पालो और घर वाला ही मैंने संभाल करो। लेकिन भी आदमी में भी आगे बढ़ने को जज्बो हो और भी जज्बा के कारण वो आज आपने चूरू को नाम रोशन विश्व में करे है, ओलंपिक मेडल जीत्या है, पद्मश्री भी ना भारत सरकार दी है। तो ये जगह प्रेरणा है ना, ये अपने बीच में ही है। और मैं अठे जगह युवा साथी बैठे है बाना कहना चाहूं कि आ प्रेरणा के ये जितना भी लोग है जगह कामयाब होया है ना, ये खुद पर काम करे। अठे आपा नौकरी करा, आपा नौकरी के प्रति ईमानदार रहा, नौकरी में मेहनत करा भी मैं आपा ने जीवन एक अच्छो मिलेगा और कामयाब मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद पर मेहनत करोगा ना तो आपने आपको जीवन बहुत अच्छो और बहुत कामयाब मिलेगा। तो खुद को देखो डेवलपमेंट है, खुद ने रोज आपा किया इंप्रूव करा। मैं एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों मिलो जको 20 साल ताणी मोदी जी ने कवर करया। जितना भी तरह का बड़ा राजनेता या सेंसिटिव पीपल है ना, जिया मान लो आप जिया विराट कोहली की बात करी तो कोई ना कोई भारत सरकार को इंटेलिजेंस को अधिकारी होगा जो विराट कोहली की एक्टिविटीज ने मॉनिटर कर रहे है। यही मोदी जी इतना बड़ा राजनेता तो भारत सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक अधिकारी जो वो मोदी जी ने मॉनिटर करते हो। और वो रिटायरमेंट के बाद में मेरे को यही संवाद में बैठ के बात करता मन था चले और मैं बाता में एक सवाल करो। मैं क्यों आपने मोदी जी को इतना देखा, आप बताओ मोदी जी की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बे मैंने जवाब दियो कि मोदी जी की कामयाबी को जो सारों बड़ो कारण है वो है कि मोदी जी रोज इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व हो रहे हैं मतलब कि जिसा आज है भी काल डिफरेंट होगा, बेटर होगा। तो अगर आपने अंदर आ धारणा ले लिया कि आपने इवॉल्व होना है, जिसा आज आपने भी और आगे बढ़ना है तो आपने कोई को नहीं रोक सके। अरे कई बार आप बोला मोदी जी बड़ो क्या उदाहरण है, गरीब परिवारों आज देश ने चला रहे हैं, बहुत सा हिस्सा है। अरे एक मेरी बहना बैठी है, कई नौजवान बैठे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूँ, आप सब ने अभी कया का ब्याह हो गया है, कया का ब्याह होना है। आपको जो स्पाउस होवे ना, मान लो एक आदमी वास्ते बिंगी वाइफ और एक अपने औरत वास्ते बिंगो पति, वो बहुत इंपॉर्टेंट होवे। पुरानी कहावत है ना, एक औरत आदमी को बना सकती है, एक और बिगाड़ सकती है, खत्म कर सकती है। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। कई आपा बातें सुना। तो एक छोटी सी कहानी बताऊं आपने। नारायण मूर्ति को तो नाम सुनेड़ो होगा, इन्फोसिस जगह बनाया। नारायण मूर्ति आपकी नौकरी करते और सुधा मूर्ति बांगी जगह वाइफ ही बा आपकी नौकरी करती। सुधा मूर्ति टाटा के अंदर काम करती। नारायण मूर्ति बोलो 80 के दशक की बात है, बांग मन में आ बात आई कि मैं खुद को कोई काम चालू करूं। और खुद को काम चालू करना है तो आज बे मियाँ बीवी मिलके आपको घर पर पाल रहा बामो एक नारायण मूर्ति तय करो कि खुद को काम चालू करना है तो मेरी जगह सेटल्ड जॉब है बा मन छोड़नी पड़ेगी और व्यापार में मैंने कूदना पड़ेगा। तो सुधा मूर्ति बा ने बोला कि आप अपने सपनों को चेज करो, गो फॉलो योर ड्रीम्स, चेज योर ड्रीम्स, आई एम विद यू। और सुधा मूर्ति भी ने खुद की सेविंग का बी टाइम में 1981 में 10,000 रुपया दिया। नारायण मूर्ति आपके साथ सागे मिलके कंपनी चालू करी। कंपनी कई बार बंद होना का कगार पर आई,
वित्तीय संकट की वजह हर बार बाने बांगी जकी सुधा मूर्ति या बांगा और जितना भी बांगा फाउंडर जा बांगी जकी धर्मपत्नी आई बे मदद करके भी कंपनी ने जिंदा रखी और बिंगा बाद में कालांतर में बा कंपनी विश्व की वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड आईटी कंपनी बनी। तो कितो इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सकारात्मक सोच रखा, कितो जरूरी है कि आप अपने जो भी जीवन साथी है बिंगा एक सहयोगी के रूप में काम करा। बहुत सा ऐसा लोग बैठे युवा बैठे है बन मैं बताना चाहूँ कि जीवन में एक चीज अगर आपके क्लैरिटी हो जाएगी ना कि मैंने करनो के है, व्हाट इज माय ड्रीम, मेरो मकसद के है जीवन में, वो आप पालोगा ना जका दिन भी दिन बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। जी नारायण मूर्ति आपको मकसद पा लियो कि मैंने आईटी कंपनी करनी है, जब तक आपको मकसद आपके सामने नहीं होगा वो, जब तक आप सिर्फ इन्ने बिना घूमता रहोगा। जका दिन थाने दिख गयो कि मेरो मकसद वो है, भी दिन थे पूरी कंसंट्रेशन कैसा गए, पूरा डिसिप्लिन कैसा गया, आपको भी पाथ पर चलना लाग जाओगा। और आप अगर भी पाथ पर चालन लाग जाओगा अभी रास्ता पर, तो आपने कदे कोई को नहीं रोक सके। बोलन की मैंने बहुत सारी चीजें हैं देखी, मैं पॉइंटर्स लिख के लाया हूँ। मैंने लगा काफी टाइम हो गया, गर्मी को टाइम है और मैं आप लोगों स्टूडेंट आयो, मेरी तो बातें मैं काफी बोल दी, बहुत सारी बातें और है कि मैं मेरे बारे में भी मेरे एक लिख के लाया हूँ पॉइंट कि आज मैं आपके बीच में क्यों आया हूँ। इन वास्ते आया हूँ कि मैं आपने जानना चाहूँ, आपने पहचानना चाहूँ। मैंने अठाने की जरूरत भी की है, मैं एक रीजनेबली सक्सेसफुल कामयाब बिजनेसमैन हूँ। अठे मैं आया हूँ तो बोलता बोलता अभी मेरा एक आखा में अभी न देखो पूरा गिल्लो हूँ, पीठ पूरी गिल्ली है, पसीनो है, जरूरत को नहीं मनी, लेकिन मेरे अंदर भी कठे न कठे एक जज्बो है, एक आग है कि मैं जखी तारानगर की धरती 1985 में चूरू पिताजी ना रायो तो बांगा मन में जगी आग ही बीसीसी आग मेरे मन में है कि किया जिया करके आप हार के अठो नहीं जावा, अपन अठो जीत लेनी है। ये वास्ते आपके बीच में हूँ और आप देखो रिश्तों बनाने की कोशिश करो। जीवन में सफलता को कोई शॉर्टकट को नहीं। आज आप देखा कि चुनाव आवेगा, अभी 2 महीना 1 महीना पहले आ जावांगा, कोई हाथ हिला लियांगा और कर लियांगा। जको करीब में पिछला चुनाव में इसी कोई बात करी कि चुनाव 1-2 महीना पहले आया, अठहर चुनाव में उतर गया, तो अब बात समझ में आएगी शॉर्टकट को नहीं, मेहनत करो। अठे आप लोगों को दिल जीतो, जल्दी आगे को रस्तो है, तो भी वास्ते ही आपके बीच में आ रहे हैं, आपको दिल जीतो। एक और चीज आपने मैं बोलूं, देखिए मैं सोचो कि मेरो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा गो, बातें बहुत है बोलने वाली, बट मैं मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क आपने बोलना चाहूँ। अठे ग्रामीण पर्यवेक्षण लोग आयडा है बाने कि जको आपको गांव है न, वो आपकी पहचान है, आपकी सीमा को नहीं। आप वो मत समझो कि मैं गांव में या तारानगर कस्बा में हाँ तो मैं अठहूँ आगे को नहीं बढ़ सका। आपने सिर्फ खुद के अंदर एक दृढ़ निश्चय करना है, खुद में एक सोच लानी है, बिंग बाद में आपने कोई को नहीं रोक सके, कामयाबी आपको कदम जरूर छुएगी। मन्ना आप बुलायो, बोलन को मौको दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को भी और जगह मंचासीन अठे सब बैठे है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का मेरा मार्गदर्शक बैठे है, सब मेरे सीनियर सब लोग विराजेड़ा है, राकेश भाई साहब, नरेश जी, महावीर जी, चेयरमैन साहब जसवंत जी, अजीत सिंह जी, हमारा पूर्व पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिवार का मंडल अध्यक्ष सम्मानित मंच अठे विराजेड़ो है। आप सब ने भी मैं धन्यवाद दूं कि आप अठे आया, और मैं रामावतार सैनी ने और अपने डॉक्टर साहब ने भी धन्यवाद दूं कि आप वो कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम की परिकल्पना करी और वो कार्यक्रम करियो। आपकी व्यवस्था में कोई कमी को नहीं, आप बहुत शानदार व्यवस्था और बहुत बढ़िया काम करो। बस आपनो जो मकसद हो युवा, बिता मने युवा कम और अपनी उम्र वाला ज्यादा लाग रहा है, तो अगली बार आप इन्हें सिर्फ एक बारी को कार्यक्रम करके को नहीं, इन्हें एक कंटिन्यूअस हर महीना दिया माननीय मोदी जी मन की बात रखे न भी तरीका को आप कोशिश करांगा कि हर महीना 2 महीना में तारानगर का अलग अलग इलाका में जाके, गाँव में जाके बंग युवाओं आप रूबरू हुआ, ताकि समझ सका
कि बांगी मारों की अपेक्षा की उम्मीद है, ताकि प्रयास करके बांगी उम्मीद और अपेक्षा पर खरा उतर सका। अब मैं चाहूंगा अठे मेरू आप सवाल करे, अब यही मैं चाहूँ कि आप खुद के बारे में मैं बात पहला भी बतायो, गांव, खुद, परिवार, समाज, तारानगर, देश भी बारे में क्या सोचो। अगर आप बता पाओगा तो मैं कठे न कठे आज मेरो देखो बोले ना टेक होम, मैं अठों के सीख के जा रहे हूँ, वो मैंने मदद मिलेगी। तो प्लीज कोई हुआ तो आप प्लीज बोलो। के नाम हेलो सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी बात खत्म करके भी मुझे बोलने का मौका दिया। जो मेरा आपसे एक तो सवाल है और एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अभी जो ये संवाद है पहला, ये नशा मुक्ति के प्रति है, तो आप शायद गाड़ी में आए होंगे, आपने नहीं देखा होगा। हम गलियों में कभी खाना खाने जाते हैं तब देखते हैं इतना कि ये नशे के जो अवशेष हैं ये बहुत मिलते हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा कि आपके ऊपर से भी एक नशे की वो अवशेष पड़ा था, तो हवा में भी वो थोड़ी बार पहले मैंने देखा था, हवा में भी इतनी आसानी से आ जाते हैं। तो अगली बार जब आप ये संवाद करें तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगली बार ऐसा ना हो और हमें ये गली अब की बार इतने नशे के अवशेष से ना मिले। तो और एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी, कि आपने जो सबसे पहले बताया था कि आपकी जो बेटी है वो हमारी बहन समान है, मैं बहन कह के संबोधित करूंगा उससे आपने कहा था कि वो 12th करके अभी वो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है। तो यहाँ कई अच्छे स्कूल हैं जो, और यहाँ गांव से कई लड़कियां और लड़के भी पढ़ने आते हैं जो आर्थिक मजबूत स्थिति में मजबूत हैं, वो तो उन स्कूलों में चले जाते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकल कमजोर है लोग वो यहाँ सरकारी स्कूल में आते हैं। तो 12th के बाद हमारी भी बहनें हैं, हमारा भी सपना है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो हमारे यहाँ पे आप दो आंगन अगर बरसात भी हो जाती है तो उसके आगे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो लड़कों और लड़कियों को आने जाने में दिक्कत रहती है। तो उसके लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ अगली बार। मेरे को वैसे तो सवाल खत्म हो गए थे, लेकिन अच्छी है आपने जो मेरे को जो दो बात बताई, और अच्छा कि आपने बात की। तो मैं कोई मतलब एक नॉलेज की बात जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है वो भी आप लोगों के बीच में बोलूं। पहला तो ये कि ये जो आपने बताया कि बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है और आने जाने में तकलीफ होती है, उसके लिए जो भी उसका समाधान है उसके ऊपर आज ही उस पर काम करेंगे। बरसात का सीजन है तो इस तरह की कोई शिकायत, कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरा, आपने कहा कि स्कूल से रिलेटेड कि स्कूल में जो अफोर्ड कर सकते हैं महंगा प्राइवेट स्कूल, वो उनके बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो हमारे सरकार की एक स्कीम है राइट टू एजुकेशन, और उसके तहत हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स जो है वो रिजर्व रखनी पड़ती है, जिसमें जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वो पढ़ाएंगे, और उसका जो भी मानदेय होता है, एक रीजनेबल मानदेय तय किया हुआ है, वो स्कूल को सरकार देती है। तो राइट टू एजुकेशन के तहत आप युवा हो, आप स्कूल्स को अप्रोच कीजिए, और जिन बच्चों को इसका एक प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस, आप अप्लाई करते हो, प्रोसेस के तहत आप अपना स्कूल चूज करते हो और स्कूल को इंटीमेशन हो जाता है कि ये बच्चा आपको पढ़ाना है। तो इस तरह का काम कीजिए, और उसमें अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला आनाकानी करेगा तो उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पूरी मदद करूंगा। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार की एक स्कीम है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से स्कीम है, जिसके तहत 500 बच्चों को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड 500 बच्चों को हर साल उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें अगर आपके परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो उसमें 100% स्कॉलरशिप है, और 8 लाख से 25 लाख है तो शायद उसमें 60% है, और 25 लाख के ऊपर 35% है। और वो जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो स्कॉलरशिप दी जाती है देश की और विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। तो अगर कोई प्रतिभावान बच्चा है और वो उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर कर लेता है, देश की और विदेश की दोनों, उसकी लिस्ट भी है, आप जाओगे तो वो लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें कवर्ड है, तो उसको राजस्थान सरकार अपनी तरफ से निःशुल्क पढ़ाएगी। तो इसका भी आप प्रचार कीजिए,
आप गूगल करेंगे तो स्कीम आ जाएगी और उसके ऊपर भरिए। राजस्थान सरकार चाहती है कि हमारे राजस्थान में कोई भी प्रतिभावान बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे नहीं रह जाए कि उसके पास में अपने सपनों को पूरा करने के संसाधन नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कोई और नौजवान, सर बहुत टाइम हो गया, सुबह 10:30 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात तो बोल रहा है। हाँ, कोई बात रखना चाहो तो यादव। आज ये मन है बात, मैं ये चाहता हूँ आप बताओ कि आज की व्यवस्था से आपका क्या मन है, आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आप इसमें क्या बदलाव देखना चाहते हो, आप अपनी तरफ से क्या योगदान आपको लगता है कि आप दे, कुछ भी मैं आप लोगों को समझना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड योर माइंड। सर, ये सवाल मान लीजिए या छोटी सी शिकवा या शिकायत मान लीजिए चाहे कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो सम्माननीय अतिथिगण हैं उनमें मुझे महिला कार्यकर्ताओं की बहुत कम संख्या दिख रही है। एकमात्र महिला नारी शक्ति है। तो मैं चाहूँगी कि अगली बार जो हमारे स्वयं सेवक हो या बीजेपी कार्यकर्ता हो उनमें महिलाओं की भी जो संख्या है वो बढ़ोतरी मिले उनमें, ताकि हम जैसी नारी शक्तियाँ भी इससे अभिप्रेरित होती रहें। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी, मतलब क्या है कि मेरे जीवन में ना अलग अलग अपन बोलते हैं ना कॉर्ड्स, नस, आप मारवाड़ी बोला नस दबा दी, नस हिला दी। तो आप क्या अलग अलग इन सवालों से मेरी अलग अलग कॉर्ड्स को टच कर रहे हो। तो मैं 2 चीजें आपके सामने बोलना चाहूंगा। पहला तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक पॉलिटिक्स में बिल ला रहे हैं जिसके तहत कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिले। पार्लियामेंट में लाए, किसी वजह से वो ड्रॉप करना पड़ गया। ये तो है एक बात। और दूसरी बात जिस पे आपने कहा, तो एक बार ये कैमरा बंद करना दोस्त।